ये अहलियान इल्म दानिश और वाकफान हाल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। खासतौर पर खान साहब के ऊपर दो बड़ी तलवारें लटक रही हैं, एक तो इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस और दूसरा तोशा खाना नाअहली रेफरेंस। मुश्किलात तो है इमरान के लिए, कुछ उसने खुद भी बिगाड़ी है, अवाम उसके साथ, पर इस डेमोन्स्ट्रेशन करने में दो मामलात को जरा इग्नोर कर दिया। क्या ऐसा है, बोल न्यूज को बंद कर देते हैं, आप चैनल्स को बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट अपने आप को कमजोर महसूस कर। मियां नवाज शरीफ साहब का कोई वापसी का चांस है? जो इतना वावेला मचा हुआ कि वापस आएंगे तो खान साहब अगर अपने भाई के वजारत के दौरान नहीं वो आ सकते तो कब आएंगे? अब मियाँ साहब कब आते हैं? जाहिर है वो जब आएंगे जब वो महसूस करेंगे कि उनके लिए हर किस्म की हिफाजत है, जो उनको कोई खतरा नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान और शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद में धरनों और एहतजाज का सीजन शुरू हुआ चाहता है। आज मुल्क भर के किसानों ने शहर इक़्तिदार का घेराव किया और मुल्क भर से किसान यहां पर पहुंचे हैं। महंगाई लोगों को अब तंग करने लगी है, महंगाई लोगों को अब सताने लगी है। ऊपर से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा, रोज अफजों इजाफा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसने इन्फ्लेशनरी रेट को हाई कर दिया है। वो लोग जो सैलाब से मुतासर हैं वो वैसे ही दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। ऊपर से महंगाई में इजाफा उनका जीना मुहाल कर चुका है। ये तो मुल्क के ओवरऑल हालात हैं जिसकी वजह से लोग तंग हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या कहीं यह बिगिनिंग ऑफ द एंड तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फाइनल कॉल से पहले ही स्टार्टर शुरू हो चुका है? और अगर ऐसा है तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे? लेकिन साथ साथ हमें इस चीज पर भी नजर रखनी चाहिए कि सितंबर का आखिरी अशरा कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्या निकल सकता है। हमने इस हवाले से पुरमग़ज़ एनालिसिस आपके सामने रखना है। मुल्क की सियासी भौचाल और सितंबर का आखिरी अशरा। अहलियान इल्म दानिश, दाइयान अक्ल फहम और वाकफान हाल दावा कर रहे हैं कि आइंदा 2 हफ्ते मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली, एहतजाजी गहमा गहमी और पावर पॉलिटिक्स के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इस मद में कई बैकडोर मुलाकातों का तज़किरा भी ज़बान ज़द-ए-आम है और दावा यह किया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले 15 दिनों में पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को आइंदा 10 रोज में कौन से आईनी और कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान पर लटकती नाअहली की तलवार ने मामलात को मजीद गंभीर कर दिया है। आइंदा 10 रोज के अंदर इमरान खान को कई कानूनी पेचीदगियों और चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस में तोशा खाना नाअहली रेफरेंस पर महफूज फैसला, तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद होना और तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन तलबी शामिल है। अब आपको बताते हैं कि तौहीन अदालत केस यानी 22 सितंबर यानी कल क्या होने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है जिसके मुताबिक 22 सितंबर बरोज जुमेरात दिन 2:30 बजे लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। सर्कुलर के मुताबिक इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस से 15 लॉ अफसरान को भी कमरा अदालत में आने की इजाज़त होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर यही नहीं, एक और भी नाअहली की तलवार लटक रही है। वो क्या है वो आपके सामने रखते हैं। आइंदा हफ्ते किसी भी रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दायर तोशा खाना नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुनाया जा सकता है। अब मामलात यहीं पर नहीं रुकते हैं। ये तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जिनके हवाले से चैलेंजेस हैं। कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जिन्हें नैब कवानीन में तरमीम ने बहुत सारा रिलीफ दिया है। वो कौन सी शख्सियात हैं? रिलीफ पाने वाले सियासतदानों में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून,
सेनेटर रुबीना खालिद और दीगर शामिल हैं। यहां बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि सवाल तो बनता है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान आइंदा 2 हफ्तों के बैक टू बैक मुमकिना कानूनी चैलेंजेस से बच पाएंगे। सवाल तो बनता है कि क्या फर्द जुर्म आयद होने के बाद इमरान खान और उनके वकला ट्रायल के ऑप्शन के तहत आगे बढ़ेंगे या गैर मशरूत माफी का ऑप्शन भी जेर गौर है। सवाल तो बनता है कि क्या तोशाखाना नाअहली रेफरेंस के तहत आने वाला मुमकिना फैसला मुल्क की सियासी बिसात को पलट देगा या एहतजाजी सियासत का नया रुख मुतय्यन करेगा। सवाल तो बनता है कि क्या वजीर आजम समेत पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात को नैब तरमीम से मिलने वाला रिलीफ मुबैना बदउनवानी को लीगल हैसियत मिलने का रास्ता नहीं है। सवाल तो बनता है कि क्या नैब को बतौर इदारा गैर फाल करने की मजमूम साजिश कामयाब हो चुकी। सवाल तो बनता है कि क्या हालिया बहरानी कैफियत मुल्क के सियासी और कानूनी ढांचे को मजीद मजबूत करेगी या हम बतौर कौम किसी मरई या गैर मरई जमहूरी निज़ाम की जानिब गामजन हैं। और सवाल तो बनता है कि क्या मुल्क भर के किसानों का इस्लामाबाद यानी शहरे इख्तिदार का घेराव एहतजाजी और धरनों की सियासत के लिए फाइनल कॉल की जानिब पहला कदम यानी बिगिनिंग ऑफ द एंड है या नहीं। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग द फाइनल कॉल। हैशटैग द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सीनियर माहिर आइन और कानून जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब। मैं सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा 15 रोज़ पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये अहलियान इल्म दानिश और वाकफान हाल कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। ख़ासतौर पर खान साहब के ऊपर 2 बड़ी तलवारें लटक रही हैं, एक तो इस्लामाबाद तौहीन अदालत केस और दूसरा फिर तोशाखाना नाअहली रेफरेंस। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या निकल सकता है बैरिस्टर साहब? नहीं, मुश्किलात तो है इमरान के लिए और कुछ उसने खुद भी बिगाड़ी है। बड़ा अपना लहजा हाई रख के और डेसिबल लेवल बड़ा हाई रख के और उसने उसका ये है कि उसने ये तो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि अवाम उसके साथ है, पर इस डेमोन्स्ट्रेशन करने में उसने 2 साइड्स को 2 मामलात को ज़रा इग्नोर कर दिया। एक तो इग्नोर किया है ये जो जुडिशल एस्पेक्ट है इन केसेस का, उसको कतई तौर पे। और आजकल आपको पता है कि ये बड़ी अनरीजनेबल सी सिचुएशन हुई है, जिस तरह आपके साथ हुई मिसाल के तौर पे। सर, ये हम तो इसको बड़ा बुरा समझते हैं जो सहाफ़ियों के साथ ये हुकूमत कर रही है। और ये हमारा पीपल्स पार्टी का तो ये नज़रिया बिल्कुल नहीं था। बेनज़ीर शहीद ने जब हुकूमत संभाली 1988 में जी, तो मैं उनका वज़ीर दाखिला था और हमने सोचा कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी क्या होगी। सर, उस वक्त मार्शल लॉ अभी ताज़ा ख़त्म हुआ था। ज़ियाउल हक का जहाज़ से गिर के हलाक हो चुका था जी। और लेकिन सारे जो गवर्नेंस में थे, जो हुकूमत में आला ओहदों पे विराजमान थे, सदर इसहाक खान थे, ISI के हेड हमीद गुल थे, पुरानी बात है जी जी। और असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे। ये सब के सब ये ज़ियाई ज़ेन था और लाई ज़ेन था
और ये पूरा दबोच के रखना चाहते थे। और हमने ये सोचा, मुझे याद है बीबी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मुझे उन्होंने जिस दिन इंटीरियर मिनिस्टर लगाया तो उन्होंने कहा कि पूछा कि क्या तुम्हारा आपका व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी योर गोल। मैंने कहा माय गोल विल बी कि मेरी मिनिस्ट्री के दौरान कोई किसी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या बात, पे कोई एक्शन ना हो। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब आप बड़े वज़ादार हैं माशाल्लाह, और इसमें कोई शक नहीं है कि जितना तदब्बर और फहम आप में है, पाकिस्तान में शायद ही कोई इतना बड़ा सियासी कद का सियासतदान हो या कानूनदान हो। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ओपनली कंडेम किया, हालांकि मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप से यह तवक्को थी कि इस तरह के वाक़े को वो कंडेम करती। एक तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, इसका हल क्या है, ये कर क्यों रहे हैं? आई मीन क्या ऐसा है कि आप बोल न्यूज़ को बंद कर देते हैं, आप चैनल्स को बंद कर देते हैं, आप लोगों को बोलने नहीं देते, आप डिजिटल मीडिया को ब्लैकआउट कर देते हैं उसका, ऐसा क्यों है सर? ये जब मीडिया को कंट्रोल किया जाता है ना सर, और बंद किया जाता है, और मैं कल एक प्रोग्राम पे था तो उसमें वो बाकायदा लगा रहे थे ये डिलेड ट्रांसमिशन। अब ये डिलेड ट्रांसमिशन को डिले करना भी बुनियादी तौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। सही। तो मैं ये भी अच्छा समझता, मायूब समझता हूँ। अब ये जब होता है ना, तो ये गवर्नमेंट की कमजोरी, गवर्नमेंट अपने आप को कमजोर महसूस कर। सर, गवर्नमेंट तो कमजोर अपनी जगह पर है या नहीं है बैरिस्टर साहब? आप भी मतलब बतौर पार्टी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप लोग भी तो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खामोशी इसी वजह से है क्योंकि आप इनके साथ हैं? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी, मैं पीपल्स पार्टी हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुस्तफ़ा खोखर ने बड़ी खुल के जिम्मेदारी ली है इसकी। जी जी। और हमारे दोस्तों ने ये हम बेनज़ीर भुट्टो की अगर जमात है, आसिफ जरदारी ने बतौर सदर 5 साल गुजारे और उनके 2 प्राइम मिनिस्टर्स हुए, एक यूसुफ रजा गिलानी और एक राजा परवेज अशरफ जी। एक किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया उन्होंने इस किस्म का। ये पीपल्स पार्टी की रवायत ही नहीं है। अब खामोश किस लिए मैं नहीं ये कह सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ, पीपल्स पार्टी की रवायत ये है कि बीबी शहीद जब प्राइम मिनिस्टर रही, मैं इंचार्ज था हर प्रोसिक्यूशन का, और इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ द मीडिया। और मीडिया के शुरू में तो मैं आपको बताऊं, पूरी फाइलें आती थी कि इसने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, पुट अप बिफोर द मिनिस्टर फॉर एक्शन अंडर द प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस होता था सर, अंडर द प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, और मैं कहता था नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक ही लिख ही जाता, नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, और 20 अखबारों के रोज के खिलाफ ये आता था। और अब मैं देखूं कि एक जवान है, वो हथकड़ी पहन के और पुलिस में फिर रहे, तुम जमील फिर रहे थे और तुम्हें इधर उधर लिए जा रहे थे, हथकड़ी ओपन हथकड़ी लगाई हुई। ये इसके साथ इमरान रियाज के साथ जो हुआ सर, और ये बातें ये पसंदीदा नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए पसंदीदा नहीं हो सकती। मैं यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा और मैं यहाँ एक्नॉलेज करूँगा और अप्रिशिएट करूँगा बैरिस्टर साहब को। उन्होंने पर्सनली जब फ़ोन किया मुझे तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया। फ़ोन पे मुझे कहा कि मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने नौजवान एंकर के हाथों में हथकड़ी होगी, तो मैं ओवरवेलम्ड हूँ इस रिस्पॉन्स के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड बैरिस्टर साहब। अब सर, मुझे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पूछनी है। आज किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया है, इस्लामाबाद का घेराव।
22 तारीख यानी कल इमरान खान साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी जा रही है। 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हुआ है, उनको बुलाया गया है, खान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर को। तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर फैसला भी अगले हफ्ते में किसी वक्त मुतवक्के है। तो गेम ऑन है सर, क्या होने जा रहा है आपकी नज़र में? आप तो बड़ी पल्स को महसूस करते हैं सीरियसली। देखिए, तोशाखाना रेफरेंस पे तो कोई फैसला सच नहीं आ सकता। अच्छा। क्योंकि वो रेफरेंस करनी है गवर्नमेंट ने, अगर करनी है। ये इलेक्शन कमीशन तो एक कमीशन है, ये वो नहीं है, अदालत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। और तोशाखाना पे अगर आना शुरू हुआ तो और लोगों के भी ये तो दिखाना पड़ेगा इनको 1950 से किस किस ने तोहफा लिया, किस किस ने बेचा है। तो वो मैं उससे इतना नहीं समझता हूँ कि कोई हलचल होगी। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है ये तौहीन अदालत वाला सर, ये ज़रा खान को के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और खान वो तो अपनी जगह अड़ा रहता है कि मैंने जो मैं कहता हूँ वो ठीक कहता हूँ, दुरुस्त कहता हूँ, सब मानो। क्राउड उसको अच्छा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, वो मेरा ख्याल है इज गोइंग टू हिज हेड। और बैरिस्टर साहब, आपको लगता है एज अ सीनियर कानूनदान के खान साहब को इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, या फिर जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, गैर मशरूत माफ़ी मांगने का तो एक टाइम था, अब तो गुरेज ही कुछ कर ले। तो मेरा ख्याल है जजेस कुछ थोड़ा बहुत ख्याल करेंगे। जज जो बेंच जो है ना, बेंच भी वैसे खान को एक एनलाइटेंड बेंच मिला है। अच्छा। इसमें बाबर सतार है, इसमें अतर मिनल्ला है, इसमें हुसैन गुला औरंगजेब है जी, ये और दूसरे भी हमारे जजेस। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बड़ा एनलाइटेंड हाई कोर्ट है, और ये कोई प्रोसिक्यूशन माइंडेड नहीं है। ये कोई बड़क लगा के और अंदर कर दो और ये कर दो वाले नहीं है। ये मसलियत को बरूए कार लाने वाले हैं। सो इम्कान है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए ये है जो अभी तक उसने अपनी हठधर्मी के तौर पे नहीं लिया हुआ, और उसके साथ कुछ हॉक्स भी ज़्यादा है, पर उसके पास है कि वो अगर कुछ गुरेज और कुछ लचक पैदा करे तो फैसला कुछ ऐसे हो जो जिसकी तवक्को नहीं कर रहे अभी लोग। चलें, उस फैसले की तवक्को तो नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये अगले 15 दिन का मंत्रा पीटीआई के सीनियर ओहदेदारान कह चुके हैं कि 15 दिन में बहुत कुछ हो जाना है। आपको लगता है कि इन 15 दिनों में ऐसा कुछ होगा कि ये गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट जिसका हिस्सा आप लोग यानी पीपल्स पार्टी भी है, ये जा सकती है ऐसा कुछ होने से? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोगों को लाना और रखना बिठाना ये बड़ा मुश्किल काम है। गो इमरान ने बड़ा इसके लिए काम किया, मोबिलाइजेशन के लिए 50 जलसे कर दिए, और जब 50 जलसे किए हैं तो इसका मतलब है वो 50 दिन सैलाब ज़दा लोगों से गैर हाजिर रहा है, और वो उसको एक नुकसान होगा मेरे ख्याल में। अल्टीमेटली इलेक्शन में वो एक इमेज है, वो बढ़ गया, वो ले गया इमेज। वो जो तस्वीर है शहबाज शरीफ की पानी में खड़े हुए, वो जितना काम पानियों में, सैलाब में, बहते दरियाओं में हमारे फॉरेन मिनिस्टर चेयरपर्सन बिलावल ने किया है। जी जी, इमरान को करना चाहिए था। ये इमेजेस इलेक्शन टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, पर वो अपने जलसों पे लगा रहा है। नहीं सर, उन्होंने टेलीथॉन तो की है, 2-3 टेलीथॉन की, 14 अरब रुपए जमा किए। आपको नहीं लगता कि वो कुछ इमेज बिल्ड कर पाएंगी? और दूसरा, उन टेलीथॉन्स का भी ब्लैकआउट जिस तरह किया गया बाकी मीडिया के ऊपर या करवाने की कोशिश की गई, वो कोई सियासी काम तो नहीं, फलाई काम कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई कमेंट में फिर ब्रेक लूंगा सर। ब्लैकआउट तो अगर हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो कौमी, वाकई कौमी काम। पर कितने पैसे जमा हुए हैं, वो 13 अरब हैं कि 5 अरब हैं, अब वो डिपेंड करता है कितने किसी ने भेजे हैं। ऐलान तो लोग कर देते हैं, ऐलान तो कर देते हैं कि मैं वहाँ फलां बैठा टेक्सास में, आई कमिट $100,000। हाँ, प्लेजेस करते हैं, प्लेजेस। हाँ जी जी, प्लेजेस करते हैं, अनाउंसमेंट होती है, प्लेजेस करते हैं। दी रियलिटी इज कि आपके अकाउंट में कितना है। रियलिटी ये है कि अकाउंट में कितना है। सर आप, मैं ब्रेक लेता हूँ, ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने उस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ भी जाना है जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, और वो ये कि नैब कवानीन और उसमें तरमीम, और तरमीम के बाद 50 से ज़ायद बड़ी शख्सियात को जो रेफरेंसेस वापस होने की सूरत में रिलीफ मिला है, वो वाक़तन रिलीफ है, वाक़तन वो होना चाहिए था, या जो कुछ हुआ है ये मावराए आइन और कानून है? ये जानेंगे हम एतजाज़ अहसन चौधरी साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ कर गया था नैब कवानीन, उसमें तरमीम और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर 50 से ज़ायद बड़ी शख्सियात को नैब रेफरेंसेस वापस होने की सूरत में रिलीफ, आपको लगता है कि ये ठीक है या मावराए आइन और कानून है बैरिस्टर साहब? देखें, जो पार्लियामेंट पास करती है वो सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये मेरा यकीन है, ये कोई आज का नहीं है, कोई मेरी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं शरीफ ख़ानदान को कभी हमायत नहीं मैंने की, और मैं समझता हूँ कि उनका वो पतली गली से निकल जाते हैं, पर ये इशू पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी। अलबत्ता एक चीज़ जो दुश्वारी मुझे नज़र आती है सर, शायद उसका सामना करना पड़े उन लोगों को जिन अमायदीन में इस कानून का जिनको फ़ायदा हुआ, और वो है कि अदालत ने इस केस को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और देख रही है, और उसमें कुछ अपनी राय को का इजहार करना चाहती है। जी जी, वो ज़रा डिफ़िकल्टी और मुश्किलात डाल सकता है उनके रास्ते में जिसको इसका बेनिफिट हुआ है। और वो राय ये कहते हैं सर कि अगर आपने लेजिस्लेशन, कोई कानून बनाया, कोई ऑर्डिनेंस पास किया, और वो आप ही के फायदे में है, आपने अपने फायदे में ही किया है, तो वह एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो एक तजाद है मफादात का टकराव है, उसको अब टकराव है। अब वो किस हद तक अदालत इसको लेके जाती है, इस असूल को, इस प्रिंसिपल को, वो देखा जाएगा जब बहस होगी उसमें। एक और चीज़ हम अब विटनेस कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, वो है मजहबी मुनाफरत। उसके लिए मुबैना तौर पर सरकारी टेलीविज़न की नशरियात को इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाती मफादात तो दूर की बात, ये तो हैजान अंगेजी और शिद्दत पसंदी बढ़ाने का एक तरीका ना हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं बैरिस्टर साहब? ये मेरे ख्याल में इस वक्त फिल वक्त और इस लम्हे में सबसे अहम और बायस तशवीश
ये सिलसिला है। और वो सिलसिला ये है कि आपने एक साहब के अदा किए अल्फाज पे आपके सीनियर लीडरशिप, आपका वजीर दाखिला, आपके आपकी वजीर इतलात वो इस पे शुरू हो गए कि ये और वजीर भी हैं, वो जावेद मियां जावेद लतीफ, कि ये वाजिबुल कत्ल हो, उनको इतना अंगेज कर रहे हैं लोगों को कि ये इसने तो बड़ी किया है इस्लाम से, और जंग की है और कोई तौहीन की है। और वो अल्फाज क्या है? अल्फाज ये है कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से आज़ाद कराऊं। अब क्या कह रहा है बंदा? कह रहा है कि मैं आपके अंदर इतना डालूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, इतना डालूंगा आपके अंदर, इतना उसमें आपके सरशार हो जाएंगे कि आप बाकी सब गमों दुखों और वसवसों से आज़ाद हो जाएंगे। क्या बात! मैं उसको इस्तेमाल करके आपको आज़ाद करूँ। अब इसको वो पढ़ते हैं कि खुदा ना खास्ता को कह रहा है कि जी मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से ही आज़ाद कर दूँ। मैं आपको वो कहा कि वो एक मंसूब हो रहा है और जुमला कि मैं आपको सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ाद कर दूंगा। वही उनकी सीरत को आपके सामने रख के जी और आपको आज़ाद करूँ। ये देखो ना, मानी कितने फर्क हो। सही बात। और ये एक ऐसा, और वैसे भी एतजाज एहसन चौधरी साहब, हुआ ये है कि वो भी एडिटेड कमेंट्स थे और हमने देखा उसको। मेरी जो इत्तला है उसके मुताबिक वो एडिटेड ऑडियो या वीडियो थी उनकी। मुझे उसका नहीं पता। मैंने तो जो सुने हैं वो ये है कि जी आपको मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद। इस पे आप वक्त की वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दाखिला को कितना मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं बतौर सीनियर सियासतदार और उनके एलाए हुकूमत में? नहीं है, उनके एलाए हुकूमत को तो आप हर चीज़ में ही डाल लो, और वो तो सारों को ही आप कर दो कि जी वो मुजरिम है। मुजरिम वो होता है जो बोल रहा है। अब वो राना सनाउल्लाह बोल रहा है तो आप कंडेम करते हैं इसको? उन्होंने गलत किया है, आप कंडेम करते हैं इसको? मैं तुम्हारे बैठे और क्या कर रहा हूँ? हाँ। मैं कह रहा हूँ गलत किया है, पर आप लोग भी जो है ना मीडिया वाले, ये भी भड़काते हैं। नहीं सर, हम नहीं भड़काते। हम तो उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को। क्रिटिसाइज करना करो, इसको कम करो, इसको मत हम करो। इस पे जितना शोर डालोगे उतना वो बढ़ेगा, वो इधर नहीं तो उधर चलेगा। लोगों के जज्बात इसमें आ जाते हैं, लोग बेकाबू हो जाते हैं। और इस मुल्क में, इस्लामाबाद जैसे शहर में ये पहले हुआ है। तो इसको बड़ी एहतियात से ये जो कर रहे हैं, मसलन मैं सुन रहा था उन्हीं को, जावेद लतीफ साहब को, जी वो बड़ा ही अजब बयानियां बना रहे थे इसका, और अपने आप को मुसलमान और दूसरे जो आपका मुखातिब था जी उसको कि वो साजिश और इस्लाम के खिलाफ साजिश और तौहीन रसालत और तौहीन कुरान, बस पकड़ लो उसको जाके, छोड़ो ना उसे। ये जो एक आ गया है ना हमारी सियासत में, ये हमें 1000 साल पीछे ले जाएगा।
नो डाउट अबाउट दैट। बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने। बैरिस्टर साहब, अब आप क्या देखते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब का कोई वापसी का चांस है मुल्क के अंदर? जो इतना वावेला मचा हुआ कि वापस आएंगे तो खान साहब जेल के अंदर होंगे। वापसी का उनका इसी तरह से चांस है कि अगर वो ये महसूस करते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है और उनको कोई जेल नहीं जाना पड़ेगा, वरना उनका भाई वजीर आजम है, अगर अपने भाई के वजारत के दौरान नहीं वो आ सकते तो कब आएंगे? भाई उनका वजीर आजम है, उनका नामजद वजीर आजम, तो फिर वो कब आएंगे? वो टेस्ट केस के तौर पे भेजना चाहते थे डार साहब जी कि तुम जाके देखो। वो भी पीछे हट गया जब तक अब FIA वालों ने वो वारंट्स वापस नहीं ले लिए। वो भी घबरा रहे थे। वो 2 दफा 3 दफा इरादा करके, भाई आपकी हुकूमत है, आप इसके रहे हैं वजीर खजाना जी जी, और आपके सारे कुलीग्स हैं और आप उस पे कदम नहीं रख सकते उस सरजमीन पे जहां आप वजीर हैं, तो वो उनको भेजना उन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा मियां साहब ने। तो कोई वजह होगी कि उनको मुनासिब नहीं समझा। अब मियां साहब कब आते हैं? जाहिर है वो जब आएंगे जब वो महसूस करेंगे कि उनके लिए हर किस्म की हिफाजत है, जो उनको कोई खतरा नहीं है और कोई उनके मद्दे मुकाबिल नहीं है, तो जब ही आएंगे। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि इंतखाबात 2023 से पहले हो सकते हैं? अगस्त 2023 से पहले आम इंतखाबात? यार पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंग गोई नहीं की। दुरुस्त, वेरी राइट सर। यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। आप कोई सोच सकता था 15 साल पहले, कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब 4 मरतबा वजीर आजम पाकिस्तान के होंगे? आखिरकार शहबाज शरीफ भी तो उन्हीं के बैठाए हुए हैं, वही बैठे हुए। ऐसा ही है, 4 मरतबा वजीर आजम। दुनिया में ये रिकॉर्ड है, गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होगा। तो ये कौन सोच सकता था? कौन प्रेडिक्ट कर सकता था? कौन प्रेडिक्ट कर सकता कि अभी भी वो फिर वजीर आजम नहीं बन जाएंगे? वो जो शायद जो बनाने वाले हैं वज़ीर आज़म जो बनाते हैं, इमरान खान भी दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं सर, अगर इसी फार्मूले को देखा जाए तो? यार मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में आप कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है। एक दिन एक साहब को ख्याल आ जाए, हाँ, या उनको कोई बड़ी भारी सिफारिश आ जाए और वो किसी को जिसको मर्जी आपको बना दे वजीर आज़म। हथकड़ियां तो पहना दी हैं सर, कुछ भी हो सकता है। हथकड़ियां पहना दी तो कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, एक और सवाल। जी आप कुछ कहिएगा, उसके बाद पूछता हूँ। नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशिंग गोई नहीं होता। राइट। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ साहब के आने की बात से कतई नजर उनके जाने के ऊपर बात कर लेते हैं। जब वो गए, मियां साहब किसी NRO के तहत गए थे और वो NRO अब फाइनलाइज नहीं हो पा रहा, उसकी दूसरी केस नहीं आ पा रही, तभी वापस नहीं आ पा रहे। इसको जरा यूं रिफ्रेज कर लेते हैं। ये क्या सी हो सकता है ना, जब ना पता हो किसी बात का, मुझे तो नहीं पता, तो मैं क्या सी कर सकता हूँ ना। चले इसको एक और तरह से मैं पूछ लेता हूँ, क्या मियां साहब यानी बड़े मियां साहब खान साहब की कंसेंट से पाकिस्तान से बाहर गए थे? हाँ, वो तो जाहिर है, वो तो खुद भी मानता है, इमरान खान खुद भी मानता है। वो बीमारी की रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वो उसने इजाजत दी
अब वो रिपोर्ट्स कैसी थी मैं तो वो नहीं जान सकता, कह सकता। पर ये तो इमरान खान ने खुद कई मर्तबा खुद कहा है कि मैंने इजाजत दी और वो गए मियां साहब। राइट। अच्छा, अब मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फरमाया कि ये लाडले हैं खान साहब और लाडले बने हुए हैं तभी बचे हुए हैं, अदरवाइज इनको निपटाना तो 3 दिन का काम है। आपको लगता है कि वाकईतन वो लाडले हैं तभी वो अपोजिशन में बैठे हैं? गवर्नमेंट वाले नहीं हैं लाडले, अपोजिशन के बंदे को हम लाडला सुन रहे हैं उनसे मुतालिक। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? ये लाडले का लफ्ज सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया था। किसके लिए? और 12 मई 2007 को इस्तेमाल किया। 12 मई 2007 चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और हम कुछ वकला हम जहाज पे उतरे कराची एयरपोर्ट पे, मुझे याद है अच्छी तरह। तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस भेज दिया गया और कराची को जला दिया गया। 50 आदमी काम आए वहाँ, कंटेनर लगा के गोलियां बरसाते हुए फिर रहे थे ग्रुप वहाँ और जत्थे जी। तो मैंने ये कहा, वापस जब लाहौर उतरे तो प्रेस मीडिया खड़ा था, तो मैंने कहा था कि कराची के लाडलों ने कराची को जला दिया। कराची के लाडलों ने कराची को जला दिया। क्या बात। अब ये बाद में फिर ये लाडले इस्तेमाल होना शुरू हुआ शरीफ खानदान के लिए कि ये जुडिशरी के लाडले। ये इस पैराए में इस्तेमाल हुआ, बहुत इस्तेमाल हुआ कि शरीफ खानदान जुडिशरी के लाडले और इनको रिलीफ भी मिल जाता है, हमला कर दे सुप्रीम कोर्ट पे रिलीफ मिल जाता है, जज को फोन करके कहें तो वो टेप ऑडियो टेप आ जाए, ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट में चल जाए, मान नहीं जाए, आज तक डिनाई ना की जाए तो वो उनको कुछ नहीं होता। बहरहाल हाँ, जुर्म में इनको कैद हो तो इनको लांडी जेल से एक सऊदी महल में पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही है। तो अब मरियम बीबी ने इस्तेमाल किया लाडला अगर लफ्ज इमरान खान के लिए तो इमरान खान भी लाडला तो है, कम से कम रहा है। आजकल जरा वो मेरा ख्याल है धूप में खड़ा है और जिस तरह स्कूल में धूप में खड़ा कर देते थे जब सजा देनी होती थी। हाँ। लेकिन सर सजा तो कभी भी खत्म हो सकती है, ये तो छोटी सजाएं होती है ना, कभी भी खत्म हो सकती हैं। यार मैं तुम्हें कहता हूँ पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की। क्या बात की आपने, वेरी राइट। पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। सजा देने वाला जब चाहे धूप से हटा के आपको साए में ला सकता है। जनाब बैरिस्टर एतजाज़ एहसन चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, मारूफ माहिर आइन और कानून, आज एक्सक्लूसिवली इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू का अहम जुमला कि शरीफ ख़ानदान हमारे इदारों के लाडले हैं, ये बात की है बैरिस्टर एतजाज़ एहसन चौधरी साहब ने। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।